अस्सलाम वालेकुम। आज का पैथोलॉजी लेक्चर होगा इरिवर्सिबल सेल इंजरी और सेल डेथ के बारे में। सेल डेथ पे डिटेल्ड वीडियो एक और वीडियो होगी, लेकिन यहाँ पे मेन फोकस है इरिवर्सिबल सेल इंजरी के ऊपर। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आई लिंक देम हियर। वो रिवर्सिबल सेल इंजरी और सेल अडेप्टेशन के मुतालिक हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इरिवर्सिबल सेल इंजरी जो होती है, आप अगर उसको एक वन लाइनर में समझना चाहें तो वो ये है कि सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाते हैं। अब इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन डैमेज और लाइसोसोमल मेम्ब्रेन डैमेज को ज़हन में रखें। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब डैमेज हो जाता है तो साइटोसोल के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं दे लीक इनटू द सीरम। इसीलिए इसी की थ्योरी है कि जब हार्ट अटैक होता है तो ड्रॉप लेवल्स वगैरह राइज हो जाते हैं, राइट। तो मतलब जो इनर एंजाइम्स हैं वो स्पिल आउट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन अब कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। उसके अलावा कैल्शियम सेल को एंटर कर जाता है। फिर आ जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन डैमेज से क्या होता है। उसमें ये होता है, एज यू नो, कि माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपकी होती है, तो उसका लॉस हो जाता है। उसके अलावा साइटोक्रोम सी जो होता है, विच इज़ नॉट सपोज टू बी यू नो इन द सेल, मतलब वो उसको प्रोटेक्टेड रखता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसमें वो लीक हो जाता है और उससे एपोप्टोसिस एक्टिवेट हो जाता है। फिर आते हैं लाइसोसोमल मेम्ब्रेन डैमेज से। उससे ये होता है, एज यू नो, कि लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, वो साइटोसोल में लीक हो जाते हैं और जो इंट्रासेल्युलर कैल्शियम है वो उसको एक्टिवेट करता है और सेल अपने आप को ही खाने लग जाता है, ठीक है, अपने आप को डाइजेस्ट करने लग जाता है। एंड द एंड रिजल्ट इज कि सेल इरिवर्सिबली इंजर होके सेल डेथ की तरफ जा रहा होता है। तो बेसिकली, एज यू नो, कि जब एक स्ट्रेस आता है तो सेल पहले उसके लिए अडेप्ट करता है और फिर जब वो स्ट्रेस ज़्यादा होती जाती है तो सेल इंजर होना शुरू हो जाता है। पहले इंजरी रिवर्सिबल होती है और इवेंचुअली इरिवर्सिबल हो जाती है, और जब इरिवर्सिबल इंजरी होती है तो सेल डेथ हो जाती है। तो सेल डेथ के दो मैकेनिज्म्स हैं, उसमें है एपोप्टोसिस और निक्रोसिस। एपोप्टोसिस इज बेसिकली प्रोग्राम्ड सेल डेथ, इट इज़ प्री प्लान्ड। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इट इज़ लाइक सेल सुसाइड। और निक्रोसिस इज सेल किलिंग, ये हमेशा पैथोलॉजिकल होती है, ये कभी फिजियोलॉजिकल नहीं होती। सो बेसिक प्रिंसिपल्स। सेल की जब डेथ होती है तो न्यूक्लियस के साथ तीन मामलात हो सकते हैं जी। पिक्नोसिस, कैरियोहेक्सिस और कैरियोलाइसिस। तो न्यूक्लियर कंडेंसेशन हो सकती है, उसको पिक्नोसिस कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन को कैरियोहेक्सिस कहते हैं और डिसॉल्व हो जाए तो उसको कैरियोलाइसिस कहते हैं। सेल इंजरी की ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि एक नॉर्मल सेल है, पहले उसकी रिवर्सिबल इंजरी हुई है, यू सी दैट एवरीथिंग इज वेरी swollen and blebbing here, right? And eventually then there is irreversible injury जिसमें मेम्ब्रेन्स डैमेज हो चुके हैं। तो मॉर्फोलॉजी अगर आप कोई पूछे कि माइक्रोस्कोप के अंदर क्या नज़र आएगा कि आप कह सकें कि ये इरिवर्सिबल सेल इंजरी है, तो दिस इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। इसमें इट डिपेंड्स ऑन टाइम, इट इज़ वेरी टाइम डिपेंडेंट, क्योंकि चेंजेस जो हैं माइक्रोस्कोप के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि सेल डेथ के जो फीचर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर 1 to 3 आवर्स के अंदर आ सकते हैं, 6 to 8 आवर्स लग सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप पे कुछ देखने के लिए, तो इट इज़ वेरी रिलेटिव। सो मैंने एक टेबल बनाया है, आई होप दिस इज़ हेल्पफुल। तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी के फीचर्स मैंने कुछ लिस्ट किए हैं। नंबर वन इज़ माइलिन फिगर्स। Myelin figures are large masses of phospholipids that are phagocytosed or further degraded into fatty acids. Then there are membrane defects, like I mentioned, तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो रप्चर हो जाता है इवेंचुअली और डिसकॉन्टिन्यूस हो जाता है। फिर ER लाइसिस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसिस, यानी कि उसकी स्वेलिंग इतनी हो चुकी होती है कि अब वो रप्चर हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी स्वेल हो जाता है और उसका साइज बड़ा नजर आता है। माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटीज डेवलप हो जाती हैं, लाइसोसोम्स फट जाते हैं और उनके एंजाइम्स बाहर लीक होके और जो है सेल्यूलर डाइजेशन करना शुरू हो जाते हैं। तो जो साइटोप्लाज्म है वो एक्स्ट्रा पिंक और इओसिनोफिलिक नज़र आता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो न्यूक्लियस है उसके साथ तीन पैटर्न हो सकते हैं। पिक्नोसिस में न्यूक्लियस जो है वो श्रिंक हो जाता है और ज़्यादा डार्क ब्लू नज़र आता है। कैरियोहेक्सिस में वो फ्रेगमेंट हो जाता है और उसमें मल्टीपल ब्लू फ्रैगमेंट्स नज़र आते हैं। और कैरियोलाइसिस में वो काइंड ऑफ डिसॉल्व हो जाता है और वो न्यूक्लियस का कलर फेड होके नॉर्मल ब्लू से लाइट ब्लू हो जाता है। फिर
लॉस ऑफ फंक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। अब एक सेल अगर इरिवर्सिबली इंजर है और डेड है, तो ऑब्वियसली उस सेल का जो टिश्यू है, उसका जो फंक्शन है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्टिंग बात लगी थी इसलिए मेंशन कर रही हूँ, कि जो सेल डेथ है वो क्लिनिकली एविडेंट होती है समटाइम्स, डिपेंडिंग ऑन विच काइंड ऑफ सेल्स डाइड, और सर्वाइविंग सेल्स ने किस हद तक फंक्शन को संभाला, और टिश्यू कौन सा था। अब मिसाल ये है कि अगर ब्रेन में थोड़े से सेल अगर दे डाई, तो उसका बड़े ड्रास्टिक उसके फीचर आ सकते हैं, जैसे सीजर एक्टिविटी शुरू हो सकती है, कोई मसल पैरालाइज हो सकता है, कहीं की सेंसेशन कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। एज अपोज टू अगर पूरी की पूरी किडनी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, दूसरी किडनी उसका फंक्शन टेक ओवर कर सकती है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि मतलब टेक होम मैसेज ये है कि टाइप ऑफ सेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। फिर ब्लड में, ब्लड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ब्लीडिंग हो सकती है डेड टिश्यू में। तो इसका एग्जांपल ये है कि हेमोप्टिसिस हो सकता है, ये कॉफ ऑफ ब्लड। अगर लंग्स के अंदर टिश्यू इज डाइंग तो दिस कैन हैपन। लोकल हेमरेज हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर ब्लीडिंग अल्सर है वहाँ पे हो सकता है। फिर फीवर हो सकता है, क्योंकि ये जो डेड सेल्स होते हैं ये पायरोजन रिलीज करते हैं और कोर बॉडी टेम्परेचर राइज हो सकता है। अगर लैब्स की बात करें तो सेल डेथ लैब्स में किस तरह शो हो सकती है। देखें, अगर इसमें एक्यूट इन्फ्लेमेशन है तो न्यूट्रोफिलिया नज़र आ सकता है सीबीसी में। फॉर एग्जांपल, अगर नेक्रोटिक टिश्यू है और उस पर वेट गैंग्रीन बन गई है तो बैक्टीरिया कल्चर हो सकते हैं वहाँ से। अगर ब्लड में बैक्टीरिया फैल चुके हैं तो बैक्टीरीमिया आ सकता है, लिम्फेटिक चैनल्स को भी कल्चर किया जा सकता है। फिर अगर मेम्ब्रेन डैमेज हुआ है तो कुछ एंजाइम्स हैं वो लीक कर सकते हैं, उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ जो एंजाइम लीक्ड है, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ द सेल्स दैट हैव डाइड। यानी कि अगर ज़्यादा सेल डेथ हुई है तो ज़्यादा एंजाइम राइज करेगा। ठीक है। सो ऑन इज प्रोपोर्शनल। तो ये आपके इंटरेस्ट के लिए मैंने एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज एएलटी जो होता है वो लिवर और स्केलेटल मसल इंजरी में राइज करेगा। एमिलेज राइज करेगा सलाइवरी ग्लैंड और पैंक्रियास की इंजरी में। एएसटी राइज करेगा लिवर, हार्ट और स्केलेटल मसल इंजरी में। क्रेटिनिन काइनेज की 3 डिफरेंट आइसो एंजाइम्स हैं, CKMB, CKBB and CKMM. They are for heart, brain and heart and skeletal muscle respectively. एंड फाइनली लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, जिसके LDH1 जो है वो राइज करेगा हार्ट, RBC, स्केलेटल मसल डैमेज में, और LDH5 लिवर और स्केलेटल मसल डैमेज में। So this is very interesting. This is how it's a very good example of how good pathology concepts can really help you in clinical correlation and practical aspect of being a doctor. So I hope you enjoyed this lecture. And if you liked it, please like, comment, and share, and subscribe to my channel, and follow me on Instagram and Facebook. And I'll be back with another video. Allah Hafiz.